जय हिंद साथियों, आज हम फिर से मैथ का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और अपने आप को जरूर ये जज करा करो कि आप कितना कर पा रहे हो और कितना नहीं। इस प्रैक्टिस सेट में कितने सवाल आपको आते हैं और कितने नहीं। ये जो मैं आपके साथ ये प्रैक्टिस सेट शेयर करता हूँ या हम मिलकर इसको हल करते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी स्पीड बढ़ती है और आप अपना टाइम बचा पाते हो और ज्यादा से ज्यादा सवालों को अटेम्प्ट कर पाते हो, सिर्फ इस वजह से कि आप प्रैक्टिस कर लिए होते हो कई बार। तो जितना ज्यादा हो सके मैथ की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। इससे आपका टाइम बचेगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी और ज्यादा सवालों को हल कर पाओगे। ये जो मैं आपके सामने सीरीज लेके आता हूँ 15 से 16 सवालों की या 20 सवालों की, ये सारे के सारे सवाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। सब के सब एक से बढ़ के एक सवाल होता है जो हर बार आपकी आंखों के सामने कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकला होगा। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट हल करने के बाद आप सोचा करो कि आपको कौन सा सवाल इसमें आता है और कौन सा नहीं आता है। कमेंट में बताया करो कि आपके कितने सवाल इसमें सही हुए हैं। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा, देखना सवाल में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। पढ़ने का शुरू करो, प्रयास किया करो, छोड़ा मत किया करो। और सबसे ज्यादा जरूरी इसके अंदर मैथ में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। वो ये है कि जब भी आप मैथ के किसी भी सवाल को हल करो, उसे पहले बड़ी ध्यान से पढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर सरसरी नजर से पढ़ लेते हैं और सवाल में घूमते रहते हैं कि हमसे पूछा क्या है, ध्यान से नहीं पढ़ते। तो ध्यान से सवाल को पढ़ा करो, क्या कह रहा है सवाल। सवाल में कह रहा है हमसे कि किसी हौज को भरने में सामान्यतः 8 घंटे का समय लगता है, किंतु इसकी तली में एक रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि हौज पूरा भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली होने में इसे कितना समय लगेगा। देखो, इस हौज को भरने में जो समय लग रहा है सामान्यतः या एक नॉर्मल टाइम लगता है वो 8 घंटे में लग भर जाता है। लेकिन इस हौज में एक रिसाव है, एक छेद है, उसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल समय उस हौज को भरने में कितना लगेगा। तो आप कहोगे 10 घंटे लग जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो मैं मान लेता हूं कि एक नल है और इसको भरने में वो सामान्यतः 8 घंटे ले लेता है। लेकिन यहाँ पर एक रिसाव है, उसको हम जब भी एक चीज याद रखना, जब भी कोई हौज या टैंक भरा जाए तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। लेकिन जब खाली करना हो या रिसाव हो, छेद हो या कोई नल उसको खाली कर रहा हो, उसको हम हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं। तो इस माइनस का चिन्ह का मतलब है कि एक रिसाव है और उसमें 2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं, यानी टोटल समय जो लगता है वो 10 घंटे का लग जाता है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कितना एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 40। मैंने 40 एलसीएम ले लिया। इनकी क्षमताएं निकालनी है, मतलब कैसे निकालेंगे, 8 से 40 को भाग करेंगे तो 8 पंजे 40 और 10 से भाग करेंगे 4 बार आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर ये सारा का सारा मुझे खाली करवाना हो, सारा मुझे ये हौज खाली कराना हो तो कितना समय लगेगा। तो जब भी प्लस माइनस का हमें चिन्ह या डिनोट करने वाली चीजें, कोई निकालने वाला नल या डालने वाला नल हो, तो हम आपस में उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे अगर मैं इस वाले की क्षमता निकालूं तो कितनी आएगी, आप कहोगे 5 में से 4 घटा दो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर 40 काम कराना है, यानी ये मुझे खाली कराना है हौज, कितना 40 खाली कराना है, किससे, खाली वाली नल से। तो खाली वाला तो ये है, और लेकिन ये खाली अकेला नहीं है, इसके साथ साथ ये भरने वाला भी तो चल रहा है। तो भरने वाला और खाली वाला दोनों चल रहे हैं, तो दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी 1 से जब भाग करूंगा तो 40 घंटे लग जाएंगे इसको खाली करने में। कितने घंटे लगेंगे, 40 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस सवाल का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला आपके सामने आएगा, काम खत्म पैसा हजम। क्या भैया, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है, देखना क्या कह रहा है सवाल में। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं, क्या हो जाए तो अच्छे से देख पाओगे। बड़ा हो गया, देखो बढ़िया। सवाल में कह रहा है कि एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। एक माँ और बेटी हैं और उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी। ये 5 गुनी तो है माँ की आयु, लेकिन कब की बात कर रहा है वो, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। बताएं बेटी की वर्तमान आयु क्या है, बेटी की वर्तमान आयु क्या है।
तो यहाँ पर हम कह रहे हैं माइनस का 7 करेंगे, क्यों करेंगे? तो वो कह रहा है हमसे माँ और बेटी, यानी कि मदर और डॉटर, मदर और डॉटर हैं। 7 वर्ष पहले क्या हुआ था? 7 वर्ष पहले ये हुआ था, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा। 7 वर्ष पहले क्या हुआ था? तो आप कहोगे 7 वर्ष पहले ये हुआ था कि माँ की जो आयु थी इस डॉटर की आयु से कितनी थी भाई? 5 गुना थी। कितना? 5 गुना थी। तो मैंने 5 गुना कर लिया इसको, मैंने इसको 5 गुना कर लिया। लेकिन कब की बात है? ये कहोगे कि ये बात है 7 साल पहले की। लेकिन हमें दोनों की आयु का जो योग दे रखा है वो वर्तमान है, और कितना है? 32 साल है। दोनों की आयु का योग 32 साल है। आप हमेशा याद रखना, जब भी आयु संबंधी सवाल आता है तो अनुपात चेंज हो जाते हैं लेकिन अंतर कभी चेंज नहीं होता। अगर ये 32 साल दोनों की आयु का योग है तो ये वर्तमान का है, लेकिन ये जो अनुपात है ये 7 साल पहले का है। अगर आपके दिमाग में ये बात आई हो कि हम दोनों का योग कर दें 5 और 1 6, और 6 बराबर हम क्या कर लें 32 और 1 यूनिट का मान निकाल लें, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ये अनुपात 7 साल पहले का है और योग वर्तमान का है, इसलिए नहीं कर सकते। तो अगर ये 7 साल का है तो इनमें अंतर कैसा रहा होगा? 7 साल का रहा होगा। तो 7 इसके, अगर मुझे वर्तमान में लाना हो इन दोनों को, और इन दोनों को वर्तमान में लाना हो तो 7 साल मुझे इसमें जोड़ने होंगे और 7 साल इसमें जोड़ने होंगे। तो 7 और 7 14 साल जोड़ने होंगे। यानी कि आप या तो इसमें जोड़ दो, लेकिन इसको जोड़ोगे कैसे? इसको एक्स मानना पड़ेगा या कुछ भी, ये यूनिट पूरी बनानी पड़ेगी। अनुपात में है, चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि हम अनुपात में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ कर सकते हैं। अगर हम इस 32 वर्ष को, ये जो 32 साल दोनों की आयु का योग दे रखा है, इसको हम पीछे लेकर चले जाएं 7 साल पहले, तो आप मुझे बताओ 7 साल इसके और 7 साल इसके, हम अगर इसमें से कम कर दें 14 साल, तो जो बचेगा वो 7 साल पहले की आयु का योग होगा। बात समझ रहे हो? तो 7 साल इसके और 7 इसके, मैंने यहाँ पर 14 साल कम कर दिए। कितने? 14 साल जब कम करूंगा तो कितना बचेगा? 32 में 14 कम करेंगे, 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 20। और 20 में से सॉरी 22 बचेगा, और 22 में 4 करेंगे 18 बच जाएगा। कितना भाई? 18। यानी 18 साल उनकी आयु का योग है। कब? ये कहोगे आप तब है 7 साल पहले। तो ये भी 7 साल का अनुपात है, और जो इसका योग आया है वो भी 7 साल का है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा यहाँ पर 6, और वहां पर 7 साल पहले आयु का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 18। एक का मान जब यहां से निकालूंगा तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ से आराम से क्या निकाल लेंगे? इनकी 7 साल पहले की आयु निकाल लेंगे, 7 साल पहले की। तो 1 यूनिट का मान अगर 3 है तो हमसे पूछा क्या है? बेटी की आयु पूछी है। तो यहाँ पर 3 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही का ना 3। लेकिन ये जो आया है ये कब का है? 7 साल पहले का है। तो हमें वर्तमान में जाना है तो इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 3 कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। यानी बेटी की जो आयु होगी वो कितनी होगी? 10 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला। ठीक है भाई, सवाल नंबर आपके सामने ये आ चुका है। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3-5 हो। दो संख्याएं हैं और इनका जो अनुपात है वो 3-5 हो, तथा इनका में से 9 हो तो ले से ज्ञात करो। देखो दो संख्याएं हैं अपने पास, यहाँ पर a और b मान लेते हैं, दो संख्याएं हैं, और इन दोनों का जो अनुपात है वो 3 और 5 दे रखा है। ये अनुपात है 3-5। अब में से कितना है हमारा? में से है 9। लेकिन इन संख्याओं में अगर मैं में से की बात करूं तो कितना में से है इसमें? तो आप कहोगे इसमें जो में से छुपा हुआ है वो 1 है, और इसमें भी में से कितना है? 1 है। में से क्या चीज होती है? में से वो चीज होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। दोनों संख्याओं में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों या जितनी भी हमें संख्याएं दी हो उनमें सब में कॉमन होना चाहिए, ऐसी बड़ी संख्या वही हमारा में से होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या है? आप कहोगे एक ही इसमें सबसे बड़ी संख्या है जो हर संख्या में छुपा हुआ होता है। तो एक यहाँ पर क्या है? में से है। अगर मैं में से यहाँ पर निकालूं तो 1 है, लेकिन सवाल के अंदर यहाँ पर कितना दिया है? 9 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ चुका है मेरा? 1 यूनिट का मान 9 आ चुका है। तो मुझे संख्याएं मिल जाएंगी अब। तो यहाँ पर अगर मैं संख्याएं निकालूं या हटा दूं, यहाँ से आप समझ चुके हो। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ से एक ये वाली संख्या निकालूं तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और ये वाली संख्या अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई? 9 पंजे 45 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याएं, मुझे दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं, इन दोनों संख्याओं का लय से पूछा है। तो लय से हम कैसे निकाल सकते हैं? आप कहोगे कि 27 है और हमारे पास 45 है, इसका लय से निकाल दो। तो ऐसे निकाल लो। कितने से कटेगा? 9 से कट जाएगा।
9 से कट जाएगा तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, सबकी गुणा कर दो, काम खत्म, पैसा हजम। तो कितना आएगा भैया, 9 तिया 27 और 27 पंजे कितना होता है, आप कहोगे 27 पंजे गुणा कर लो, आंसर ढूंढ लेंगे। 5 सत्ते 35, 5 इकाई का अंक सब में है, तो ठीक है भैया कर लेते हैं। 5 सत्ते 35 का 5 आंसर लेके 3 और 5 दूनी 10, 3 13, 135 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, काम खत्म पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 4। क्या कह रहा है सवाल में, बना के दिखाओ जरा, बना के दिखाओ। इस सवाल के लिए मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ा सा कर लो, जाओ पढ़ देता हूं, आप सुन लो आराम से। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है भाई, अगर आप n की जगह कोई भी संख्या मान लेते हो और उसको आप 4 से भाग देते हो तो शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और जब आपने n माना है, जो भी संख्या आपने n मानी होगी उसमें अगर 2 की गुणा कर दोगे तो जो भी संख्या निकल के आएगी उसे 4 से भाग दोगे तो फिर कितना निकल गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। देखो, अगर मैं इस n की जगह यहां पर हम रख लेता हूं 7, मैंने 7 रखा, जब मैं 4 से इसको भाग दूंगा तो 4 ही 4, शेष कितना आ जाएगा, आप कहोगे यहाँ पर शेष 3 आ जाएगा। और उसने यही बात हमसे बोली थी कि शेषफल कितना आता है, 3 आता है, 3 आ गया। अगर यहाँ पर n बराबर मैंने 7 माना है तो यहाँ पर कह रहा है वो 2n अगर मैं रखूं तो कितना आएगा, तो इस 7 में हम 7 में 2 की गुणा कर देंगे तो संख्या क्या आएगी हमारी निकल के, वो जो संख्या आएगी जो मुझे भाग करनी है वो 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, क्योंकि n बराबर मैंने 7 माना है। जब 7 को मैंने 4 से भाग दिया 3 निकल के आ गया। अब यहाँ पर 2n कर रखा है तो 7 दूनी 14 हुआ। अब वो कह रहा है इसी संख्या को अगर मैं 4 से भाग दूं तो कितना शेषफल आएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और है कितना ये 14, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, शेष यहाँ पर 2 बच जाएगा। शेष कितना बचेगा भाई, यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, अगला सवाल, सवाल नंबर अगला, सवाल काफी बड़ा है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा है ना, देखियो भाई अब दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल आपके सामने है, बनाना शुरू करो। वो कह रहा है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। बड़ा बेहतरीन सवाल है, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट का सवाल है। इस सवाल को मैं इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा, इस सवाल को मैं इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा। जल्दी से फटाफट इसका आंसर लेके आ दो। कैसे करेंगे, देखो वो कह रहा है कि कक्षा है और विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। अगर 3/5 लड़कियां हैं, कौन, गर्ल्स हैं, तो वॉइस कितने हैं, तो आप कहोगे 3/5। देखो एक चीज को समझो बड़ी ध्यान से, नीचे वाली संख्या जो रहती है वो हमारी टोटल रहती है यानी कि कुल, और ये वाली ऊपर की जो संख्या रहती है ये वो संख्या रहती है जो हमसे पूछी जाती है, कही जाती है। ये बात बड़ी ध्यान से सुनना, जो बात कही या पूछी जाती है वो ऊपर की संख्या रहती है और टोटल रहती है नीचे वाली संख्या। तो वो कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी कक्षा के अंदर जितने भी हैं कुल विद्यार्थी, उनका 3/5 कौन है, लड़कियां हैं। अगर 3/5 लड़कियां हैं तो बताओ टोटल तो 5 है, 3 हो गई लड़कियां, तो 2/5 कौन हो गया, 2/5 बॉयज हो गए। इस बात को ध्यान से समझना अगर आप समझ चुके हो तो। ठीक है भाई, काम खत्म पैसा हजम, ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। अब हमसे आगे सवाल में कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हैं, तो हमसे पूछ क्या रहा है, वो उपस्थित वाले पूछ रहा है, उपस्थित वाले पूछ रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना बात को, 2/9
अगर लड़कियों की संख्या का अनुपस्थित है, यानी टोटल 9 है और उसमें से 2 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने, तो आप कहोगे 7/9। कितना, 7/9। लड़कियों की संख्या का 7/9 क्या है भैया, उपस्थित हो गया। 2/9 अगर अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना, 7/9। आगे उसने कहा कि लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना, तो आप कहोगे 3/4। तो लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, तो यहां पर 3/4 क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। और उपस्थिति हमसे पूछ रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, दोनों की विद्यार्थी का पूछा है, वो गलत, विद्यार्थियों का यानी लड़के और लड़की दोनों कितने उपस्थित है ये पूछ रहा है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, काम खत्म पैसा हजम। 3 तिया 9 हो जाएगा, यहां पर काटा फीटी मचाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 7 और नीचे कितना बचा, 5 तिया 15, यहाँ पर 15 बचा, प्लस दोनों जोड़ दिए क्योंकि विद्यार्थी को पूछ रहा है, विद्यार्थी में लड़की भी आएंगी और लड़के भी आएंगे। तो ऊपर कितना बचेगा 3 और नीचे कितना बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं 30 एलसीएम ले लूंगा, तो 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, प्लस ये 3 बार हो जाएगा, 3 बार कटेगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 14 और 9 कितना होता है भाई, 14 और 9 हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, 23 और नीचे कितना बचेगा, 30। बस यही इस सवाल का जवाब है। यही क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 23/30 लोग यहाँ पर यानी विद्यार्थी टोटल उपस्थित है। ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये रहा, देखो क्या कह रहा है सवाल में, कुछ कहा इस सवाल ने, ये कुछ कह गया, इसको जरा ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा है। सवाल आपके सामने है, बनाने का प्रयास करो, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो शायद हो गया। ये लो भाई, बड़ा भी हो गया। सवाल में कहा जा रहा है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। नए आदमी का भार बताना है। बड़ा ही सिंपल और बेहतरीन सवाल है, आराम से बना दोगे। देखो 8 व्यक्ति थे और उनके औसत भार में 2.5 किलो की यानी 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। क्यों हो गई वो बात उन्होंने आगे बताई है। वो कह रहे हैं कि 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति यानी 56 किलो का चला गया और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु थी वो 2.5 किलोग्राम बढ़ गई। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहां पर व्यक्तियों का रिप्लेसमेंट हुआ है, 56 किलो का गया और दूसरा व्यक्ति आया, औसत बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 56 किलो का जो आदमी गया है और जो दूसरा नया आदमी आया है, वो जाहिर सी बात है 56 किलो का तो होगा ही होगा। जो आया है वो 56 किलो का तो होगा ही होगा। एक्स्ट्रा कितना है, वो एक्स्ट्रा कितना है, तो कहोगे कि यहां पर 2.5 यानी कि 2.5 किलोग्राम बढ़ा, तो 8 के 8 का बढ़ गया, 8 के 8 का बढ़ गया, यानी कि आप कहोगे कि 8 की और 2 की मैं गुणा कर दूं तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कि टोटल बढ़ा कितना है। तो आप कहोगे 25 अट्ठे कितना होता है, 200। दोनों की जब मैं गुणा करूंगा इनकी, तो 25 अट्ठे 200 पॉइंट है, एक के बाद 200 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो 20 किलो का एक्स्ट्रा आया है। 20 किलो का एक्स्ट्रा आया है नया व्यक्ति, और हमसे नए व्यक्ति की ही भार उसने पूछा है। तो 56 का तो था ही वो, और 20 और है, तो सब जोड़ेंगे तो 6, 5 और 2 7, यानी कि वो जो व्यक्ति आया है वो 76 किलो का है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। काम खत्म पैसा हजम, यही हमारा आंसर है, 76 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने आएगा, क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल सुनो, सवाल को ध्यान से पढ़ा करो, बस इतनी सी कोशिश कर लिया करो कि आप उस सवाल को जो आप कर रहे हो वो ध्यान से पढ़ा गया है या नहीं। पढ़ने पढ़ने में ही वो आधा सवाल हो जाता है। सवाल में कह रहा है कि संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। इस सवाल में मुझे थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है, क्या कि संख्याओं का औसत 8 है, यानी संख्या तो पता ही नहीं है कितनी संख्या है,
तो यहाँ पर संख्या नहीं पता है, इसका मतलब इसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है सवाल में। संख्याओं का औसत 8 है, यदि इनमें उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। भाई इस सवाल में कुछ मुझे गड़बड़ सी लग रही है, इसमें कोई संख्या होनी चाहिए थी। यहाँ पर 7 संख्याएं, 8 संख्याएं, 10 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं होनी चाहिए थी कि उतनी संख्याओं का योग 8 है तो उसमें एक संख्या और जोड़ दी तो औसत 9 हो गया। ऐसा सवाल होना चाहिए था। इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ सी है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, ये पूछा है। 51 से लेकर 100 तक की, 51 से लेकर, यानी कह रहा है 51 से लेकर 51, 52, 53 ऐसे आगे जाओगे तो 100 तक की संख्याओं का योग हमसे पूछा जा रहा है कि इनका योग कितना है। तो देखो इसके लिए एक मैं आपको रामबाण चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। ये होता है हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 और इनटू संख्याओं का योग। संख्याओं का योग यानी टोटल कितनी संख्या है, यानी कितनी संख्याएं हमने गिनी है, ये होता है योग। ठीक है भाई, तो ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट और लास्ट का मतलब है 51 से। 51 से मतलब 51 भी शामिल है और इसमें क्या है 100 भी शामिल है। तो 51 और 100 कितनी हो गई? 151। 151 और बटे में कितना आया? 2 और गुणा संख्याएं कितनी है? एक से लेकर एक, मतलब 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं बैठेंगी? 50 संख्याएं बैठेंगी। 50 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, काम खत्म, पैसा हजम। 2 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार कटेगा। और 25 की और 151 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 ही का ना 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना हुआ? 127 का 7, 27 का कितना बैठेगा भैया? 7, यहाँ पर हासिल 12 और 25 ही का ना 25 और 12 कितना हो जाएगा? 35, 36, 37 हो जाएगा। यानी 3775 इसका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। 3775 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसको कहीं पर नोट कर लेना। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर अगला आपके सामने, बनाना शुरू कर दो। क्या कह रहा है सवाल में? ऑप्शन नहीं दिख रहे, ऑप्शन अभी दिखेंगे। देखो देखना भाई सवाल में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? उसकी हानि हमसे रुपए में पूछी है, परसेंटेज में नहीं पूछी है। देखना कैसे करेंगे। उसने 120 रुपए की बेची है प्रति एक कुर्सी को। तो अगर 120 रुपए की एक कुर्सी बेची है तो उसने टोटल, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहोगे 12 दूनी 24, यानी उसने बेची है 240 रुपए की। तो उसे क्या हुई? अभी हानि हुई है। इसका मतलब 25%। अगर एक कुर्सी को बेचा उसने, देखो 2 कुर्सी थी उसके पास, कौन कौन सी? 120 रुपए की बेची और दूसरी भी 120 की बेची, तभी दोनों को मिलाकर कितना हुआ था? 240 हुआ था। तो एक कुर्सी जो 120 रुपए की उसने बेची है उसे 25% के लाभ पर बेचा गया है। तो मुझे अगर इसका क्रय मूल्य पता करना हो कि 120 रुपए की जो कुर्सी उसने बेची है 25% के लाभ पर, वो आखिर थी कितने रुपए की? तो आप कहोगे इसका होल वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 25 चौका 100, 1/4 ऊपर जुड़ेगा 5/4। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 4/5 से गुणा कर देंगे। यानी कि जब आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर दो, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा? 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 24 चौक कितना होता है? 96। यानी जो उसने 25% के लाभ पर कुर्सी बेची है वो खरीदी कितने की थी? 96 रुपए की। लेकिन जो दूसरी वाली कुर्सी है वो कितने रुपए की? वो भी उसने 120 रुपए की ही बेची है, लेकिन 25% की हानि पर बेची है। तो हम निकाल लेंगे कि वो खरीदी कितने रुपए की थी, ये जो 25% की हानि पर। इसका होल वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 25 चौका 100, ऊपर जाके घट जाएगा 3/4, 3/4 आएगा। जब भी हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू की उल्टी गुणा करते हैं, 4/3 से गुणा कर देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में लाभ हानि की मैंने वीडियो बना रखी है, क्लास दे रखी है, वहीं पर आप देख लेना। 3 चौक 12, यहाँ पर 40 हो जाएगा और 4 चौक 16, यानी उसने 160 रुपए की क्या थी भाई? ये वाली जो 120 रुपए में बेची है ये 160 रुपए की उसने खरीदी थी। काम खत्म, पैसा हजम।
अब हमें आराम से पता चल जाएगा कि क्या मैटर उसके साथ हुआ था। तो हमसे क्या पूछा है, उसे कितने रुपए की हानि हुई है। देखो उसने टोटल बेची कितने रुपए की है, 240 रुपए की, लेकिन टोटल खरीदी कितने की है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पर 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1 और 1 2, यानी 256 रुपए की उसने दोनों की दोनों कुर्सियां क्या खरीदी थी 256 की, और बेची कितनी 240 की। तो खरीदी 256 की, बेची 240 की, तो उसे हानि कितने की हो गई, तो आप कहोगे 16 रुपए की हानि हो गई। काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल फिर आपके सामने आ जाएगा। सवाल नंबर अगला यानी 10, क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें और बढ़िया दिखाई देगा, बड़ा कर देते हैं, इतने आप पढ़ो सवाल को। देखो ये बड़ा हो गया, सवाल आपके सामने आ चुका है। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल में कह रहा है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। सवाल पूछा है, बढ़िया सवाल है, एकदम मस्त। कई बार ये सवाल पूछा गया होगा, कई बार। क्या कहा, एक गांव की आबादी 20% हर वर्ष घट जाती है, और घटने से 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी बतानी है कितनी है। देखो 20% के हिसाब से अगर वो घट रही है मतलब माइनस, इसका अगर मैं होल वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम इसकी निकालें कितना आएगा, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 यानी 4/5। अगर पहले उस गांव की आबादी 5 थी तो घटकर कितनी हो गई, तो आप कहोगे 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। लेकिन 2 साल का पूछा है तो यहां पर 1 साल का होल कर लेंगे, यहां पर दूसरे साल फिर 5 थी, फिर दूसरे साल में घटकर 4 हो गई। दोनों की गुणा करेंगे 25 आएगा, दोनों की गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। कितना भाई, 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत, काम खत्म, पैसा हजम। वो कह रहा है कि जब हर साल घट रही है तो वर्तमान, वो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी, 10,000। 2 वर्ष पूर्व ये है, और 2 वर्ष के बाद कितनी हो गई, घट के 16, यानी 25 से 16 हो गई। तो आप कहोगे 25 बराबर 10,000 रख दो, 25 बराबर 10,000, तो 25 चौका 100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। 400, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 16 का गुणा कर देंगे तो हमें वर्तमान आबादी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर 400 की गुणा कर दो, तो 16 चौका कितना होता है भैया, 64, और 2 जीरो ये लगा दो, यानी वर्तमान अब आबादी जो रह गई है वो 6400 रह गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 6400 उस गांव की आबादी रह गई है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल और रहा आपके सामने, सवाल नंबर 11, क्या कह रहा है भाई सवाल में, पढ़ो और ध्यान से करो। वो कह रहा है, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट प्रभावी छूट है, यानी कि 2 छूटें दी उसने 30-30 की, तो टोटल छूट कितनी है ये पूछना चाह रहा है, यानी टोटल जो छूट है, डिस्काउंट है, वो कितना है। तो इसके लिए एक आप रामबाण चीज लिख लो, x प्लस वाई प्लस, माइनस नहीं होता खाली, -x/100। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, जब भी डिस्काउंट पूछा जाए तो आप इसको लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 बार छूट दी है 30-30 की, तो आप यहाँ पर 30 रखोगे, प्लस फिर 30 रखोगे, माइनस x/y का मतलब क्या है, 30-30 की गुणा करोगे तो 3×3 = 9, ये 900 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, काम खत्म, पैसा हजम। 30 और 30 60 होगा, 60 और माइनस कितना कर देंगे, 9, यानी कितना हो जाएगा, 51% हो जाएगा। 51% कहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल फिर आपके सामने आएगा, समझ रहे हो। अपना स्कोर जरूर बताना कि आप कितने सवाल कर पाए हो और कितने सवाल आप नहीं कर पाए हो। ऐसा कौन सा सवाल था जो आपको इसका आंसर आता था, और कौन सा सवाल था जिसका आपको कॉन्सेप्ट तक नहीं पता था। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है, इसको हम थोड़ा सा, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं लेकिन सवाल तो दिखाई दे रहा है। अभी दिखा, अब दिखा, ठीक है, कर लो भैया सवाल। क्या कह रहा है सवाल में, धुंधला कैसे हुआ भाई,
हाँ ठीक हुआ। क्या करा है सवाल के अंदर, पढ़ो जरा। वो कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। मैंने कहा था पहले वाले शेषफल को दूसरी वाली संख्या से भाग दे दो, शेषफल जो बचेगा वही आपका आंसर है। यानी आप 36 को कितने से, 17 से जब भाग दोगे तो जो शेष बचेगा वही आपका आंसर है। 17 दूनी 34, कितना शेष बचा, आप कहोगे यहाँ पर शेष बच गया 2। बस काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छुटकू सा सवाल था, बना दिया होगा। अगला सवाल फिर आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 13। क्या कह रहा है भाई सवाल में, दिख तो रहा होगा ना, है ना, देख पा रहे हो ना सवाल को। सवाल तो देख पा रहे हो ना, इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि बड़ा हो जाए। हो गया। सवाल में कह रहा है कि 8,000 रुपए को चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की दर बतानी है, कितनी है ब्याज की दर है यानी कितनी है। आप आराम से सोच के मुझे बताओ, जो मैं आपको पूछने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। ये मूलधन है, अगर इस मूलधन में ये वाला ब्याज जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे मिश्रधन बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। यानी आप आराम से जानते हो जो 8,000 रुपए है, ये 8,000 रुपए क्या है, ये हमारा मूलधन है। क्या है भैया, मूलधन। अगर इस मूलधन में मैं ये ब्याज जोड़ दूं, जो ब्याज मुझे दिया गया है कितने रुपए का, 1261 रुपए का। 1261 का ब्याज अगर मैं 8,000 में जोड़ दूं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9,261 रुपए बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, मेरा मिश्रधन बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये है कितने टाइम का, आप कहोगे 3 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। जब भी हमसे 3 वर्ष का कहे, आप इसके ऊपर क्या चढ़ा दोगे, क्यूब चढ़ा दोगे। इसके ऊपर क्या चढ़ा दोगे, क्यूब चढ़ा दोगे। अगर 2 वर्ष का कहता तो स्क्वायर चढ़ा देते। अगर ये 2 वर्ष का कहता तो हम स्क्वायर चढ़ा देते। बस इतनी बात बतानी थी, अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है भाई, आप इतनी बात जान चुके हो, इस पर मैंने क्यूब चढ़ा दिया। अब मैं कहूं कि 8,000 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे ये है 20 का। ठीक है भाई, और ये वाला किसका है, जाहिर सी बात है 20 से ज्यादा है और 21 का ही होगा, क्योंकि इकाई का अंक हमारा 21 में ही आएगा। तो ये किसका है, ये 21 का है। यानी आप आराम से कह सकते हो 21 का है ना, तो 20 क्यों लिख दिया, 21 का। आप आराम से कह सकते हो कि पहले मूलधन कितना था, 20, बढ़ के कितना हो गया, आप कहोगे 21 हो गया। तो यहां पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला, आप कहोगे 1 का ब्याज मिला। और ब्याज किस पर मिला, 20 पर, यानी मूलधन पर। अगर ब्याज 1 है ना, किस पर, मूलधन पर, तो परसेंटेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा और परसेंट के लिए परसेंट का निशान लगा दूंगा। इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, परसेंटेज ब्याज बराबर होता है R/T। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं। परसेंटेज ब्याज, ब्याज कितना था, एक को मैंने परसेंट में बदल दिया। ब्याज 20 पर था, परसेंट में जब मैंने बदला तो ये कितनी बार कटेगा, 20 पंजे 100। लेकिन आप कहोगे आपने यहाँ पर टी से तो भाग करा नहीं, 1 साल का पूछा है, 1 से आप भाग करोगे कितना भी आएगा, 1 ही आएगा। इतना ही आएगा जितना आना चाहिए। यानी कितना आना चाहिए, 5। यानी 5% क्या है, उसकी दर है। और यही इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, इसको बिठा लेना दिमाग में बढ़िया से। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर अगला ये आया आपके सामने। कुछ कहना चाह रहा है सवाल, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अभी दिखेंगे। अब दिखे, दिख गए होंगे। क्या कह रहा है सवाल में कि साधारण ब्याज की किसी दर से 1,200 रुपए के 3 वर्ष तथा 800 रुपए के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर 20 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो आप अच्छे से, आप जानते हो कि परसेंटेज ब्याज, सॉरी परसेंटेज नहीं, सादा सिंपल सा ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है भाई, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है ना। लेकिन दर हमें नहीं पता है, तो दर हम यहाँ पर अगर हम R मान लें और यहाँ पर भी हम R मान लें, तो इन सबकी गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। 12 तिया 36 यानी 3600, और गुणा में क्या है हमारे R।
इन दोनों का अंतर तो दिया हमें, ये भी हमारा ब्याज निकल के आ चुका है। और यहाँ पर अगर मैं करूंगा, ये आर है तो 4 आर बनेगा, और 4 की गुणा 8 में करूंगा कितना आएगा, 8 चौक 32, कितना आएगा 32 माइनस 3200, और गुणा में क्या रहेगा आर, गुणा में रहेगा आर। ये बात आप समझ में आए, ये बात आप समझ पाई या नहीं? गुणा में क्या रहेगा आर रहेगा, गुणा में रहेगा आर। और इन दोनों का अंतर कितना है, 20 है। आप अच्छे से जानते हो कि जो ब्याज होता है, आप इस चीज को समझो जरा, जो ब्याज होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। जब मैं दोनों का अंतर करूंगा तो 100 से 100 तो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर मूलधन की गुणा कर दी मैंने, आर की गुणा कर दी, और इसकी टी की गुणा कर दी। जब मैंने ये सब किया तो ये देखो, यहाँ पर मूलधन था 12, यहाँ पर आर था, आर आ गया, और टी कितना था 3 वर्ष, तो 12 या 36 दोनों की गुणा होती, इसलिए ये भी ब्याज ये भी ब्याज, दोनों का अंतर कितना है 20 है। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, इस सबको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब आप समझ गए, उसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 3600 आर है और यहाँ पर 3200 आर है, कितना बचेगा, 400 आर बच जाएगा। 400 आर बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भैया, 20 दूनी 40, यानी आर बराबर आ जाएगा 1/20 दूनी 40, 1/20, 1/20 आ चुका है कितना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। ये चीजें परसेंटेज में आती है तो 100 से करेंगे हम गुणा, परसेंट का लगा देंगे निशान। ठीक है भाई, 20 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा, कितनी, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 कट जाएगा, 20 पंजे 100, यानी क्या होगा भैया 5%। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 14 सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। आपका कितना स्कोर रहा इसमें जज करके जरूर बताना, कमेंट में बताना कि आप कितने सवालों को हल कर पाए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर रोज आपको ऐसा ही प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है जो आपकी जो स्पीड है, जो आपकी गति है उसको तेज करेगा, और आपके टाइम को बचाएगा, और एक्यूरेसी आपकी बढ़ा देगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।